हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो भाग नंबर 5 में चैप्टर नंबर 4 आत्मकथा मेरी जीवन रेखा के बारे में पढ़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन के बारे में उसमें बताया कि वे अपनी मेहनत से एक अच्छे साहित्यकार बन गए। फिर आगे अगले गद्यांशों में उन्होंने जो बताया उसके लिए आप अपनी किताब खोल लीजिए और अगले गद्यांशों में आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊंगा। किसी ने लिखा कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए छापाखाना खुलवा दूंगा, इत्यादि। पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा, अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। क्यों ना मैं अपने अंगीकृत कार्य ही में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है। अतएव सब तज हरिभज की मसल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही मैं अपनी शक्ति खर्च करने लगा। हाँ, जो थोड़ा बहुत अवकाश कभी मिलता तो मैं उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम और करता था। समय की गति के कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन न कर सका। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर मैं कोई नई पुस्तक न लिख सका। स्टूडेंट्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने अंगीकृत कार्य सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य में ही अपनी शक्ति खर्च की और उनके मित्रों ने उन्हें जबकि काफ़ी सहायता के लिए बुलाया, परंतु उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। सब पर अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी, यानी सभी को उन्होंने धन्यवाद दे दिया और कहा कि अभी मुझे सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस तरह वे आत्मनिर्भर रहे और आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य में पूर्ण लगन से लग गए। इस बात से पता चलता है कि वे बड़े स्वाभिमानी थे, आत्मनिर्भर थे। तो इस बीच उन्होंने सिर्फ एक ही शास्त्र संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा वे समय की कमी होने के कारण नहीं लिख सके। इससे ये भी पता चलता है कि द्विवेदी जी एकदम साफ गोई स्पष्टवादी मनुष्य थे। वे किसी बात को छिपाने में विश्वास नहीं रखते थे। जो उनमें कमियां थी उन्हें भी वो साफ बता देते थे। जैसे कि यहाँ उन्होंने बताया कि समय की कमी होने के कारण मैं किसी पुस्तक को नहीं लिख सका। सिर्फ एक ही पुस्तक संपत्ति शास्त्र लिखा। आगे उन्होंने बताया कि मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का मैं जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास भाजन होता गया, वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और मेरी आर्थिक स्थिति प्राय वैसी ही हो गई जैसी रेलवे की नौकरी के समय थी। इसमें मेरी कारगुजारी कम दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक कारणीभूत थी। उन्होंने मेरे संपादन स्वातंत्र्य में कभी बाधा नहीं डाली। वे मुझे अपना कुटुंबी सा समझते रहे और उनके उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसे ही समझते हैं। उन्होंने बताया कि मैं सरस्वती के पत्रिका के इस संपादन कार्य को पूर्ण सेवा से तन मन से लगन से करता रहा, तो वह उसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया और मालिक का भी मैं विश्वास भाजन होता चला गया। तो मैं जिससे उनको उनकी सेवा का बदला मिलता गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। फिर वो ये कहते हैं कि मेरा उसमें श्रेय कम था, मालिक का श्रेय अधिक था। इस तरह वह उन्हें दूसरों को श्रेय देना आता था, जिससे ना सभी उनके मित्र उनको कुटुंबी समझने लगे।
उनके ये मालिक जो हैं उन्हें कुटुंबी सा समझने लगे और उनके मालिक के उत्तराधिकारी भी उन्हें अपना कुटुंबी सा समझने लगे, अपने परिवार का सदस्य समझने लगे और उनका विश्वास उनके ऊपर बढ़ता चला गया। आगे उन्होंने बताया कि इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही हैं, पर उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिकाओं की रानी नहीं, पाठकों की सेविका भी थी। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। कोई कहता मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता अमूक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नज़र की जाएगी। इन प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता। मैं उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता रहता कि मेरे किसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का, देखता सिर्फ यह कि इस शब्द वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी कभी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। द्विवेदी जी बता रहे हैं कि उस समय सरस्वती पत्रिका ही एक ऐसी पत्रिका थी जो पाठकों की सेविका भी थी और पाठकों की रानी भी थी, और इसलिए उसमें कुछ भी छपना बहुत बड़ी बात होता था। लोग उसमें कुछ छापने देने के लिए बहुत रिश्वत देने का प्रयास करते थे, परंतु द्विवेदी जी ने कभी किसी की सिफारिश नहीं सुनी, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। उन्होंने सदा पाठकों का भला ही सोचा, उनके सदैव उनकी रुचि का ख्याल रखा और वही चीज़ उसमें छापी जिससे पाठक सतपथ पर चलते रहें, कभी सतपथ से विचलित ना हो। इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा और संशोधन द्वारा लेखकों की भाषा अधिक से अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर दिया वे करते थे। इन सब बातों से उनकी सज्जनता, उनकी ईमानदारी, उनका भलमन साहत समझ में आती है और वे सिर्फ यही देखते थे कि किस लेख का आशय अधिक लोग समझ सकेंगे। उन्होंने कभी स्वयं को अल्पज्ञ बताया और उन्होंने कभी अपनी विद्वता की झूठी छापने का प्रयास नहीं किया, अर्थात वे झूठी शान बताने में विश्वास नहीं रखते थे। काफ़ी सरल स्वभाव के थे, ईमानदार थे और हर कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते थे। तो ये सारे गुण उनमें, जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे, जिसकी वजह से दिन पे दिन उन्हें सफलता मिलते चली गई और आज हम उन्हें अपने अध्यायों में, पाठ्य पुस्तकों में हम उन्हें पढ़ रहे हैं। उनका नाम इन्हीं गुणों के आधार पर सदा अमर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आत्मकथा पढ़ने का यही आशय है कि हम साहित्यकार लेखकों के अच्छाइयों को, गुणों को आत्मसात करें और हम में जो कमियां हैं उनको हम दूर करें और उन्हीं के तरह हम भी अपना नाम अमर करें। ठीक है, तो इस सभी वीडियो को आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए और जहाँ आपको समझ में ना आए आप फ़ोन करके अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कीजिए। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और आपसे यही बार बार कहती हूँ कि ये जो हमने आत्मकथा पढ़ी,
इस कथा के गुणों को हम आत्मसात करें और अपने शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करें। थैंक्स।